हेलो एवरीवन। आज हम जो सीरीज अपनी पिछली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 34, 35 तक किया था। तो वो वाला जो पार्ट था वो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड था। अब हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है, ये है आपका लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे एक लीगल मैक्सिम का मीनिंग दिया गया है आपको, और वो बताना है कि वो किसका मीनिंग है। तो इस पे यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन एक ही इसमें, only the party who has suffered damage or injury can approach the court of law। जो पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ को जो है वो अप्रोच कर सकती है उसके इंजरी होने पर या उसने कोई डैमेज सफर किया हो, तो उसको क्या कहते हैं, लोकस स्टैंडाई। और यहाँ पे इसके अलावा हमें बाकी ऑप्शंस को भी कंसिडर करना होगा, क्योंकि ये बाकी ऑप्शंस जो है ये भी क्वेश्चन में समटाइम्स पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूस ऑपरेंडी, इसका मतलब होता है कि किसी काम को ऑपरेट करने में हैबिचुअल होना, यानी कि कुछ काम करने में हैबिचुअल होना, तो ये इसका मीनिंग होता है। थर्ड है यहाँ पे क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आप कुछ चीज रिटर्न में दे रहे हो, कुछ रिटर्न में कर रहे हो, समथिंग इन रिटर्न। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब क्या है कि जो चीज जैसी है, जिसकी जो पोजीशन है उसको वैसे ही रहने दो, और यहाँ पे उसमें कोई भी छेड़खानी ना की जाए। ये ज्यादातर सिविल सूट्स में होता है कि जैसे इंजंक्शन के केसेस में होता है, तो कुछ अगर नहीं भी आपके आगे कुछ स्टे ऑर्डर है किसी भी तरह का नहीं आता, तो उस स्टेटस को वैसे ही रहने दिया जाता है। ये है हमारा लोकस स्टेटस क्यो। अब इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the following is not a directive principle of state policy। इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। सबसे पहले तो विलेज पंचायत जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और इसके साथ ही यहाँ पे राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये भी है, और इसके साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता वो ये है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ये आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में, और फंडामेंटल ड्यूटीज आपके जो है वो पार्ट 4 के क्लॉज ए में है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में गिवन है फंडामेंटल राइट्स के आगे, और ये 36 से लेकर 51 तक है सेक्शन में, 35 से लेकर 51 तक। तो यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पे सोशलिस्ट, गांधी और लिबरल, ये 3 कॉन्सेप्ट में बटी हुई है। और इसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 बार अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, और इसके साथ यहाँ पे 86 जो अमेंडमेंट है जिसमें एजुकेशन को लेके प्रोविजंस लाए गए, इसको भी यहाँ पे ऐड किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका एक आयरिश कॉन्सेप्ट है, ये जो है आयरिश कॉन्सेप्ट है, वहां से आया है। और इसके साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यहाँ पे आपका इन्फोर्सिबल नहीं है, लाइक द फंडामेंटल राइट। काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इन सबके बीच में जो है वो यहाँ पे डिस्प्यूट्स होता है। डिस्प्यूट की फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में ये होता है कि किस इन दोनों में से कौन प्रिवेल करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज होता है। तो मिनर्वा मिल्स और जो आपका केशवानंद भारती केस है, इसमें इस चीज को बताया गया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमेशा प्रिवेल करेंगे, हर केसेस में प्रिवेल करेगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है सिर्फ एक गाइड करता है, स्टेट को डायरेक्शन देता है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये जस्टिसेबल, मतलब इसको ना होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अब इसके साथ हमारे नेक्स्ट जो है रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज अवेलेबल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। यहाँ पे जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, कॉन्जुगल राइट्स जो हैं वो हस्बैंड वाइफ के जो मैट्रिमोनियल राइट्स होते हैं ये दोनों के पास अवेलेबल होते हैं, हस्बैंड के पास भी अवेलेबल होते हैं और ये वाइफ के पास भी अवेलेबल होते हैं। तो इसका यहाँ पे ये आंसर क्लियर है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। गीता इज अ जैन एंड श्याम इज अ हिंदू।
यहाँ पे अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो उसपे जो है वो जैन को भी एक हिंदू की तरह ही कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे जैन और यहाँ पे एक स्पेसिफिक जैन को भी हिंदू मैरिज एक्ट में कन्वर्ट किया गया है, मतलब उसमें उसको इंक्लूड किया गया है। तो जैन और हिंदू की जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू भी गवर्न की जा सकती है, और इसके अलावा ये हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू भी गवर्न की जा सकती है। तो इसका जो एक करेक्ट आंसर है वो है इधर हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के सोर्स, इसके ऑप्शंस देखकर ही आप एलिमिनेट करके इसको कर सकते हो करेक्ट आंसर। कुरान, सुन्नत, श्रुति और यहाँ पे है इस्मा। तो आप देखेंगे श्रुति को आप सब जानते हैं ये हिंदू सोर्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड इट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स contesting election to the legislature and their spouses to declare their source of income at the time of filling nomination। ये कौन से केस में आया है? ये रिसेंट जजमेंट वाला पार्ट है। रिसेंट जजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2022 में जो एग्जाम होगा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि आपसे वो जजमेंट्स पूछेंगे जो 2021 में डिसाइड हुई है या जिसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। तो 2022 की जजमेंट इंपॉर्टेंट है, और 2021 की जो एंड की जजमेंट्स हैं वो जजमेंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है लोक प्रहारी केस। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो भी आपका क्या है कि रिसेंट जजमेंट के लिए है। रिसेंट जजमेंट के लिए आप कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, बार और बेंच या लाइव लो, आप कोई सा भी ऐप यूज कर सकते हो। यहाँ पे बार और बेंच मतलब ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, बट दोनों ही ऐप अच्छे हैं, आप कोई सा भी ऐप यूज कर सकते हो। उसमें जजमेंट के साथ साथ पूरी डिटेलिंग दिखाई जाती है जो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक केस है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट seeking votes in the name of voters के नाम पे वोट जो लेना वो क्या है, रीजनल अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस, उसे करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे वो कौन से केस में हेल्ड हुआ था? वो अभिराम सिंह के केस में हेल्ड हुआ था, अभिराम सिंह वर्सेस सी डी कोमाचिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको कंसिडर करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से है कि आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट है इसका, अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। एलिजिबल तो होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको बतानी है। इसमें नॉट लिखा है तो नॉट यानी ये वाला गलत है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, फर्स्ट गलत है आपका। उसके बाद लोकसभा इज अ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, गलत है। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया एट प्रेजेंट इज 25, ये बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट में कितने टोटल हाई कोर्ट इंडिया में 25 है। उसके बाद देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी पोस्ट है इंडिया में जिसको लेके यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, करेक्ट है वो COD वाला पार्ट करेक्ट है। अब इसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अब जो क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक नहीं पूछ रहा है कि इसमें से क्या है, आपको यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स दे रहा है, 3-4 पॉइंट्स दे रहा है, और आपको उसमें से जो है उस चीज को पहचानना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, द क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रेफर्ड फॉर द डिसीजन टू। यहाँ पे अगर किसी भी लोकसभा के मेंबर के स्पीकर की आपको डिस्क्वालिफिकेशन देखनी होगी तो वो वाला मैटर यहाँ पे आप किसको भेजोगे, ये इलेक्टेड मेंबर जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो मेंबर है स्पीकर के लिए डिस्क्वालीफाई है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन 4। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन का है, और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। तो प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करता है यहाँ पे
वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और उसके साथ ही यहाँ पे जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं उनके मेंबर्स भी होते हैं और यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द यूजुअल प्रोसेस ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट इंक्लूड ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कुछ वैलिड यहाँ पे एग्रीमेंट्स के कुछ प्रोसेस दिखाए गए हैं, आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट और कंसिडरेशन ऑफर। तो सबसे पहले क्या आता है, ऑफर आता है आपका। जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑफर के बाद यहाँ पे क्या, सबसे पहले ऑफर आ गया, फिर ऑफर के बाद वो ऑफर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद वो कंसिडरेशन देगा, कंसिडरेशन दैट इज मनी, जो उसको मनी देगा, और मनी के बाद वो क्या होगा, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट के बाद भी देखा जाए तो एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे क्या होगा कि वो लॉ इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्रॉम होम इज एन ऑफर addressed to when a product is kept on the shelf of a shop with a price tag attached। यहाँ पे ये अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की हमारी क्लासेस देखी होगी जो चल रही हैं अभी, कॉन्ट्रैक्ट की रोज 7 बजे आती है क्लास, तो यहाँ पे उसमें अगर आपने सारी क्लासेस देखी है और आप देख रहे हो तो आपको पता होगा इनविटेशन टू ऑफर है ये, यानी कि एक तो ऑफर होता है डायरेक्टली मैं आपको दे रही हूँ, दूसरी चीज होती है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर जो शॉप के बाहर शॉपकीपर लगा के रखते हैं कि उस पर प्राइस टैग टांग देते हैं, तो वो क्या होता है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है कि आप आओ और आप हमारी चीज खरीदो। और जब आप वहां जाते हो और शॉपकीपर से बोलते हो आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ दिस, या जो भी प्राइस वो लिखा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उसे ऑफर दे रहे हो शॉपकीपर को। तो यहाँ पे क्या है कि क्या चीज है ये अब ये जो प्राइस टैग टंगा है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है ये कि यहाँ पे ऑफर किसकी तरफ से आएगा, यहाँ पे ऑफर आएगा कस्टमर की तरफ से, क्योंकि शॉपकीपर ने यहाँ पे क्या किया है, शॉपकीपर ने आपको इनवाइट किया है ऑफर देने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल दिया है आपको, जिसमें क्या बोला है कि अगर कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो वो वॉइड होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देगी। मिस्टर एक्स एग्री टू पे ₹1000 टू मिस्टर जेड फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब आप देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है, फॉल्स एविडेंस देना क्या है, वो गलत चीज है, गलत चीज के लिए अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली कह रहा है ये अनलॉफुल वॉइड होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का यहाँ पे कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसिडरेशन, कंसेंट जैसे सेक्शन 10 जो एलिमेंट्स होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो यहाँ पे उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इसमें जरूरी ये है जब आप प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन पढ़ें तो प्रिंसिपल को आप मोरल बेस में ना जाके जो लीगल पर्सपेक्टिव में आपको प्रिंसिपल बताया गया है उसको लीगल पर्सपेक्टिव में ही यहाँ पे आप उसे अप्लाई करें। समटाइम्स हम यहाँ पे अपना जो है वो माइंड अप्लाई करते हैं, मोरल वे में चले जाते हैं, तो वहां नहीं जाना है आपको। लॉ में जितना जो चीज आपको वो कह रहा है सिर्फ आपको उतना करना है, अपना माइंड अप्लाई नहीं करना। वो वॉइड कह रहा है तो वॉइड, अगर वो ये कह रहा है कि चोरी करना माफ है, चोरी ना करना वॉइड है, तो फिर आपका जो प्रिंसिपल कह रहा है आपको स्टिक रहना है सिर्फ प्रिंसिपल पे। द एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट वर्ड मैंने बताया था, अगर कहीं पर भी कंसीलमेंट वर्ड आ रहा है वो फ्रॉड से रिलेट करेगा। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड। यहाँ पे जो कंसीलमेंट होता है, आप यहाँ पे कुछ छुपा रहे हो, कुछ कंसील कर रहे हो, तो वो क्या होता है, फ्रॉड होता है। मिस्टेक, तो यहाँ पे आप कुछ क्या कर रहे हो, बिना इंटेंशन के मिस्टेक हो रही है। मिसरिप्रेजेंटेशन, आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ छुपा भी नहीं रहे हो, कुछ सही भी नहीं बता रहे हो, लेकिन आप गलत मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो। फ्रॉड, वो तो हम पढ़ चुके हैं कि ओरिजिन में यहाँ पे क्या होता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये फ्री कंसेंट में नहीं आता। आप किसी को यहाँ पे मतलब डरा रहे हो, या तो एक इसके साथ होता है एक अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के दूसरे वाले पर्सन को डोमिनेट कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ही पहले की तरह नहीं आ रहे, 3-4 साल पहले अलग क्वेश्चन आते थे, अभी यहाँ पे अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन जो है छोटे हैं और ये इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही इजीली आप इनको आंसर कर सकते हैं।
अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो है, मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ ए टू डिलीवर 10 kgs ऑफ मैंगोज टू मिस्टर ए। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ए के साथ 10 किलो जो मैंगोज हैं उनको मिस्टर ए को डिलीवर करने के लिए 20 जुलाई को, बट 18 जुलाई को यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या चीज है? तो यहाँ पे क्या है कि जब ये अगर आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। देखो ब्रीच करने का मतलब क्या होता है कि आप बता भी नहीं रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन इसमें होगी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी में। एंटिसिपेटरी यानी आप थोड़ा पहले आप उसको बता के आप उसे तोड़ रहे हो, लेकिन ब्रीच में आप उसको परफॉर्म भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बता भी नहीं रहे हो, आप उसको परफॉर्म भी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसको पहले ही रिफ्यूज कर रहा है। आपके पास टाइम है, आप कहीं और से जो है वो अपना ऑर्डर दे सकते हो, कहीं और से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। द सब्सिक्वेंट चेंजेस मेड इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, बहुत ही सिंपल है, इसमें आप वोकेबुलरी के बेस पर भी इसका आंसर कर सकते हो। तो ये क्या है, अल्टरेशन। अल्टरेशन यानी कि कुछ चेंजेस करना, कुछ मॉडिफिकेशंस करना, तो ये आपको चेंजेस, ये आपका होता है अल्टरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड द पावर। बियॉन्ड द पावर ये अगेन लीगल मैक्सिम का क्वेश्चन है। लीगल मैक्सिम के क्वेश्चन को कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐड किया है। तो इसका क्या मतलब होता है, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द अथॉरिटी। आपकी जो पावर लिमिटेड है आप उससे बियॉन्ड जा रहे हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट। तो ये अगेन अब यहाँ पे आईपीआर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आईपीआर जो है अब एंट्रेंस में बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं है एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आईपीआर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कॉपीराइट में कॉपीराइट किसको प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। इसमें कुछ आइडियाज भी होते हैं, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और कॉपीराइट यहाँ पे 60 सालों के लिए होता है, 60 सालों के लिए होता है। और समटाइम्स यहाँ पे कुछ जगह पे एरियाज में काफी कंट्रीज टू कंट्रीज वेरी करता है। यहाँ पे लाइफ टाइम भी होता है, तो लाइफ टाइम टू 60 इयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह लग रहा है, द मैक्सिमम टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ लिटरेरी वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल ऑथर अंडर द कॉपीराइट एक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि 60 इयर्स, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 70 इयर्स, 20 इयर्स। तो इसमें क्या ऑप्शन है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स। ठीक है, तो यानी जो यहाँ पे पहले हो जाए उस तरह से है, तो लाइफ टाइम तक भी है और 60 इयर्स तक भी है। अब ये इंडिया में है, तो जहां पर ये पूछेगा, वैसे तो इंडिया का ही पूछेगा, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द इन्वेंशन इज प्रोटेक्टेड बाय। इन्वेंशन को आप प्रोटेक्ट करते हो पेटेंट से। पेटेंट यहाँ पे इन्वेंशन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ यहाँ पे कॉपीराइट आपके एक्सप्रेशन को, ट्रेडमार्क यहाँ पे आपको जो मार्क होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेडमार्क में डिफरेंस है, जो मैं इनकी आईपीआर की वीडियोस लेकर आऊंगी। हमारी रोज चैनल पे वीडियो आती है 7 बजे, जो 7 बजे की वीडियोस आती है वो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। अब इसके साथ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे देखनी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आईपी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो क्या रेफर करती है, क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क। बिल्कुल ठीक है, ये इनको प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा ये क्या करती है, पेटेंट और कॉपीराइट को भी इंक्लूड करती है। बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क, गलत है, ये ट्रेडमार्क को इंक्लूड करती है, डज नॉट नहीं आएगा यहाँ पे। इट डज नॉट इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी ये क्या करती है, ये इंक्लूड करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन ए और बी है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ए और बी इसके रिगार्डिंग सही है, ये मैचिंग है, ये जीके का क्वेश्चन है, तो ये काफी क्लियर है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी।
और इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है कि ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। बीच में असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन एक दो साल तक नहीं आए थे, तो बट यहाँ पे इस ईयर फिर से आ गए हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेके और इन क्वेश्चन को लेकर आपको समझना जरूरी है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम आ रहे हैं और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इवन दो करंट अफेयर्स में, अवार्ड्स में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको वो खाली एक दो वर्ड नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सेशन क्या कह रही है कि द राइटिंग मटेरियल ऑफ अ पेंसिल इज जनरली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट से पेंसिल का मटेरियल बनता है। बट सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहाँ देखेंगे कि ग्रेफाइट जो है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ग्रेफाइट से पेंसिल बनती है, बट ये इसकी सही जो है वो रीजनिंग नहीं है कि इसकी वजह से पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट की बनती है। ग्रेफाइट की और भी यहाँ पे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करने का इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, बट आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसके साथ नेक्स्ट जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फादर हैं वो कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं जॉन मैकेर्थी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड इज क्या है, बेकिंग सोडा इज फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए गलत है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़े से साइंस से लेके जीके के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपको जीके का क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। जिस तरह के साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक या दो ही आते हैं, तो अगर आप उन पे स्पेशल टाइम नहीं देना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़े से क्वेश्चन, तो वैसे भी ये एकेडमिक नहीं है, ये एंट्रेंस है, तो अगर आप इसमें आपके पास टाइम है तो आप दीजिए, और अगर आपको इसके पास इसमें ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द करेक्टली मैच ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको सारे नोबेल प्राइज जो हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड ना काफी क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क करके या किसी भी तरह से उसको हाईलाइट कर लीजिए कि आपको नोबेल प्राइज पता होने चाहिए। तो नोबेल प्राइज अब तो अपडेट हो गए हैं, तो मैं इसको डेप्थ में नहीं करूंगी, आप इसको सारे नोबेल प्राइज आप जरूर पढ़िए। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि जो आपका बजट है वो किस दिन प्रेजेंट होता है, वो हमेशा 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, तो प्रीवियस ईयर भी है, करंट अफेयर्स भी है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको सही आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट नंबर ए क्या है, द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो नीति आयोग का यहाँ पे क्या है, चेयरपर्सन है नीति आयोग के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दैट इज करेक्ट, हर बार ऐसा ही होता है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग, ये भी बिल्कुल ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसके बाद आपको क्या बताना है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज एन अटैच ऑफिस ऑफ। तो जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये किससे अटैच करता है, प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है यहाँ पे। तो पिछले साल इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े आए थे, तो डीयू का अभी भी मैं कह रही हूँ कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, किसी भी सेक्शन के वो ज्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं, किसी भी सेक्शन के वो कम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको जो सिलेबस यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, आपको वो सिलेबस सारा करना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following is an apex body responsible for implementation India's flagship public health insurance assurance scheme that is called आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये स्कीम से रिलेटेड जो है यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी आए हैं इस बार करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स काफी अच्छी तरह से पूछा गया था पिछले साल, तो कुछ कह नहीं सकते कि इस साल कितना आएगा, बट पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022 वाज अवॉर्डेड टू।
तो यहाँ पे अगेन नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन है, पिछले एक और क्वेश्चन नोबेल प्राइज पे था, ये भी है, और अगला वाला क्वेश्चन भी नोबेल प्राइज पर है। तो नोबेल प्राइज को छोड़ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, नोबेल प्राइज आपको सारे बहुत अच्छे से रट लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपको ऑप्शन बताना है कौन सा है, तो वो कौन सा है, इसमें रीड द स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंगना रनौत won the बेस्ट फीमेल एक्टर अवार्ड एज पर द नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है शी वॉज अवॉर्डेड द नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हर वर्क इन मणिकर्णिका एंड जजमेंटल है क्या। तो गलत है, यहाँ पे इनको जजमेंटल है क्या के लिए नहीं मिला था। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, खाली एक स्टेटमेंट जो है इसकी सही है। आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसमें सही स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें सही स्टेटमेंट बताने के लिए आपको जब सारी स्टेटमेंट पता होगी तभी आप बता पाओगे। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से पढ़ना है कि आप उसमें सही चीज को पता लगा पाओ कि कौन सी है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें आपको कौन सी करेक्ट बतानी है। तो फेडरल पॉलिटी है इंडिया की। और इसके बाद सेकंड क्या है, इंडियाज फेडरल मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द फेडरल मॉडल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये डेफिनेटली डिफरेंट है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, फेडरलिज्म इम्प्लाइज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो फेडरलिज्म में यहाँ पे जो है इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, फेडरलिज्म में जनरली यहाँ पे जो है आपकी लोकसभा राज्यसभा के बीच में होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। ये 2018 का एक्ट है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बताना है कि क्या चीजें हैं। तो ये करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है, तो इसके साथ यहाँ पे इसमें ये आपको रीड करने वाला है, which of the following principle can be located in the Constitution of India। सेपरेशन ऑफ पावर गिवन है, फेडरलिज्म गिवन है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी गिवन नहीं है, सॉवरेनिटी पार्लियामेंट में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि सॉवरेनिटी वाला ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे आंसर के लिए, तो यहाँ पे ए बी डी है, और जो नहीं है वो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है। According to the text of Article 19(1)(a) and 19(2) of the Indian Constitution, the state can make law। तो स्टेट यहाँ पे मेक लॉ बना सकती है। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपको उनके आर्टिकल्स जो हैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने हैं। बेयर एक्ट से आप पढ़िए, वो ज्यादा सही है। तो बेयर एक्ट आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वैसे भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है। क्योंकि आपको अभी ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हैं, तो आप उन्हें बेयर एक्ट से पढ़िएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हेट स्पीच नहीं होता, बल्कि ये तीनों होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का था, ये काफी बहुत ज्यादा इसके पे प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इससे रिलेटेड ये कहाँ कौन कौन सी जो कंट्रीज थी, उन कंट्रीज के यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट से रिलेटेड जो चीजें हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर्सन बिलोंग्स टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम सिटीजन स्पेसिफाइड कंट्रीज आर नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट। यहाँ पे कौन सी कंट्री के जो माइग्रेंट्स हैं उनको क्या नहीं ट्रीट किया जाएगा, इलीगल नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो वो यहाँ पे कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार के लोगों को ट्रीट किया जाएगा इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में है, उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गवर्नर से रिलेटेड बताना है कि क्या है, तो ये इसमें आपको पता होना चाहिए गवर्नर से रिलेटेड क्या है। और इसमें बताना है आपको वीटो पावर कौन सी कंट्री को नहीं दी गई है, ये यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जर्मनी के पास नहीं है, बल्कि यहाँ पे अमेरिका के पास ही पावर है, और अमेरिका के साथ साथ यहाँ पे ये पावर जो है वो जर्मनी को नहीं है, रशिया और यूनाइटेड स्टेट को भी गिवन है। इसमें आपको बताना है कि जो गैम्बिया वर्सेस म्यांमार रेफर किया गया रोहिंग्या केस, तो ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। तो जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं, वर्ल्ड के केसेस होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट साइन द स्टेट्यूट्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का स्टेट्यूट किसने साइन नहीं किया, वो चाइना है। चाइना बहुत ही कम इंटरनेशनल उसमें जो है इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप सभी को उसके सारे हेडक्वार्टर्स जो है वो लर्न करने हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके होते हैं हेडक्वार्टर्स। इसके अलावा आपके जो मॉनेटरी रिलेटेड इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो ज्यादातर वाशिंगटन डीसी में पाए जाते हैं, और वियना में यहाँ पे जो इटली है, इटली में फूड रिलेटेड ज्यादा हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से कोरिलेट करके इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सार्क में इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सार्क में इसमें म्यांमार जो है इसका मेंबर नहीं है। अगेन इंटरनेशनल यहाँ पे लॉ से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलायंसेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इसमें कौन प्रोवाइड करता है, ये नाटो प्रोवाइड करता है। अभी ये नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना लंबा जो वॉर चल रहा है उससे डेफिनेटली काफी क्वेश्चंस आएंगे। जो ऑपरेशन गंगा है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इससे अवेयर रहना है। जो ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है। Which organ of the United Nations has accomplished its mandate and ceased to be operational? तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल का यहाँ पे वर्क एक तरह से नहीं था, तो इसे यहाँ पे अकॉम्प्लिश कर दिया गया। मतलब इसको अभी ऑपरेशन में नहीं है, बट इट डजंट मीन कि हम यूनाइटेड नेशन का एक जो है ऑर्गन कम कर दें, हम उनको 6 ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है 2021 की। जजमेंट यहाँ पे 2021 की जरूर 2022 की जरूर आएगी, आपको करनी है। जजमेंट के भी काफी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, एच.जे. कानिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। पहली फीमेल चीफ जस्टिस, पहले मेल चीफ जस्टिस, शॉर्ट टर्म, लॉन्गेस्ट टर्म, और जिनकी कोई बहुत ज्यादा फेमस जजमेंट हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू मस्ट नो। कमल नारायण सिंह ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म चीफ जस्टिस रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे आपको बताने हैं कि शेड्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। शेड्यूल आपकी जो है वो 12 है, आपको पता होनी चाहिए। तो शेड्यूल में सिंपली क्वेश्चन आता है, आपको चीजें दे दी जाती हैं, आपको बताने होते कि वो बताना होता है कि वो कौन से शेड्यूल से डील करती है। तो ये डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में। तो ये शेड्यूल नंबर 7 है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इंडिया। आर्टिकल 1 क्या करता है, वो इंडिया को किस तरह से डिफाइन करता है, वो यहाँ पे यूनियंस ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी जजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जजमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद 19 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ टॉट। तो इसमें से कौन सा नेचर ऑफ टॉट नहीं है, नेचर ऑफ टॉट इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे टॉट क्या है, एक सिविल डिफेंस है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। इट इज ओनली अ रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। टॉट में रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल गलत है, क्योंकि कोई भी ऑफेंस जो होता है वो इंडिविजुअल के साथ साथ यहाँ पे सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है। इट मस्ट बी रॉन्गफुल एक्ट, गलत, ये तो सही है। इट इज मेनली डेवलप फ्रॉम कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स, कॉमन लॉ प्रिंसिपल से डेवलप हुआ है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा आपका रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉट के भी साल क्वेश्चन आए थे। अगर हम 2020 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें शायद टॉट का एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें टॉट के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगेन जैसे मैंने कहा था कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से सेक्शन से ज्यादा आएंगे। समटाइम्स वो हो सकता है किसी सेक्शन से पूछे ही ना, बट हो सकता है किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आपको ये बतानी है कि ड्यूटी अंडर टॉट इज अ मोरल ड्यूटी। तो टॉट के अंदर मोरल ड्यूटी होती है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बल्कि सारी स्टेटमेंट ट्रू है। और स्टेटमेंट क्या है, फिक्स्ड बाय लॉ, बिल्कुल सही है। नॉट फिक्स्ड बाय पार्टी, पार्टीज फिक्स नहीं करती कभी भी ड्यूटी टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे टॉट के अंदर जो है वो ड्यूटीज समटाइम्स कुछ वर्ड के रिगार्डिंग भी होती है, वर्ल्ड के रिगार्डिंग, जैसे कि आपकी एब्सोल्यूट जो है वो लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Miss Shilpa Sheikh separated from Mr. Arun Sheikh through a decree of divorce. Then after she married to Mr. Kunal was but continue with Sheikh, title of her earlier husband without any malice. Mr. Arun Sheikh filed a suit for removal of Sheikh title from the name of Miss Shilpa Sheikh.
कंटिन्यूइंग द शेख टाइटल बाय मिस शिल्पा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये टॉर्ट है या नहीं है। तो ये टॉर्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो टॉर्ट में क्या होता है, अगर आपके लीगल राइट की इंजरी नहीं हो रही है तो आपका कोई भी राइट जो है वो यहाँ पे इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है। अगर आपकी लीगल राइट की इंजरी नहीं हो रही है तो यू कांट क्लेम, आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको कोई सरनेम यूज कर रहा है तो यू कांट क्लेम, बिकॉज आपके लीगल राइट की इंजरी नहीं हुई है, आपके कोई मोरल राइट की या आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंची हो वो चीज अलग है। तो यहाँ पे इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मिस्टर ए लेट आउट cranes and driver to Mr. B to carrying B's business under a contract, providing that the driver shall be the servant of Mr. B, the crane driver by his negligence। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स आ रहे हैं, negligence injured a person walking on the road। अब यहाँ पे मिस्टर ए के अंडर में मिस्टर बी काम कर रहे थे, तो मिस्टर बी जो है मिस्टर बी की नेग्लिजेंस के लिए मिस्टर ए भी लाइबल होंगे, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, Who will be the liable for the negligence of driver? That is very clear question। अगर आपने टॉर्ट के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ी है, वहां पे जो मास्टर है अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए लाइबल होता है अगर वो एक्ट जो है उसके ड्यूरिंग द यहाँ पे टाइम ऑफ जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट उसके बीच में कोई एक्ट हुआ हो तो। अब हमारे दो क्वेश्चन और हैं, इसमें क्या है कि इसके बाद यहाँ पे आपके पैसेज के क्वेश्चन है वो आपके खुद के लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि द इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट guarantees the Constitution of India 1950 can't be suspended due to the proclamation of the emergency on account of war and aggression, external aggression। तो इंडिया में एक बार इमरजेंसी लग चुकी है, तो इसके बाद यहाँ पे एक जो राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी और यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो आपका कभी भी जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता इवन दो देयर इज इमरजेंसी। तो ये आपको कंटिन्यू रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 21, 14, 19। तो इस तरह पे आपको पता होने चाहिए। 14, 19, 21 ये एक गोल्डन ट्राइंगल भी है। तो यहाँ पे आपको जो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें चारों ही है, तो ये चारों ही जो है वो गारंटीड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो ये हमने इसको देखा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से सारी चीजें पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बाकी वीडियो 7 बजे आएंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।